हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। जो चैप्टर हमने 10th क्लास का स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ज्यादा देर ना करके करते हैं शुरू। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, कैसा बिहेवियर शो करती हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम वन एंड ओनली एक ऑक्सीजन है जिसको हम सबसे पहले उठाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, और उसको करवाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही कर लेती है। हमारी देखा ना, बहुत सारी मेटल्स हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि कोरोजन हो जाता है, मेटल्स पे रस्टिंग हो जाती है जैसे आयरन पे, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करके होती है। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, मेटल्स ऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको एयर भी लिख सकता है। एयर में ऑफकोर्स ऑक्सीजन है सेकंड, जो सबसे ज्यादा वो अमाउंट है उसकी गैस की, जिसकी नाइट्रोजन हमारी इनर्ट होती है, वो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन फिर ऑक्सीजन हमारी रिएक्शन करती है। अब बात करें, मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, हम बोलते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। हमने पिछले चैप्टर में किया था एसिड बेसिस और सोल्ट वाले में। ठीक है, वो हमें पता कैसे चला, अगर मैं बात करूं कि बेसिक होते हैं, जब उन मेटल ऑक्साइड को आपने वाटर में डिसोल्व किया तो उन्होंने एक बेस बनाया। क्या बनाया, बेस। तो आप पूरी रिएक्शन में ऐसे लिखोगे, जब भी लिखोगे कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बेस। तो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। देखो, ये मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया, जो कि बेसिक होता है नेचर में। कैसे पता चला, इन वाटर दे फॉर्म बेसिस। जैसे कि कैल्शियम एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में डाला तो हमारा बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप मेटल एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो, कॉपर का ले लो, ऑक्साइड बने, फिर उन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या था, एक बेस था। हमें सबको पता है ये एक बेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब जो हमारी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन 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 ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्शंस ना हो। ठीक है, तो मैंने नोट डाल के यहाँ लिख भी दिया है कि नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, कि सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अपनी आयरन है, आयरन ऑक्साइड बनाती है, बहुत अच्छे से पता है, रस्टिंग होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, फेरस आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड जब आप इसको वाटर में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारी जनरली जो आयरन मेटल है वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती कि वाटर के साथ रिएक्शन कर ले ऐसे ही। ठीक है, वो आगे हम करेंगे भी कि ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। आगे अब आएगी ना वाटर के साथ रिएक्शन मेटल की, उसमें करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक नहीं होते, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन ही शो नहीं कर रहे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिक है या नहीं, तो हम नहीं बोल सकते। जनरलाइजेशन नहीं है, एक्सेप्शन है, लेकिन हाँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इतना समझ आया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में अब देखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं। देखो, हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं क्या करती हैं, वो मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और हमने बोला ये कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बताओ। जब इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
एसिड बनाएंगे। जैसे हमारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में बेस बना रहे थे, ये एसिड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन से आपको समझा दूं कि आपका कार्बन है, एक नॉन मेटल है, उसने आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका मेटल ऑक्साइड बना दिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी CO2 को अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो आपका एसिड बनेगा H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। क्योंकि इन वाटर दे गिव एसिड। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि सल्फर है, वो भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। और वो उसी ने फिर क्या बना दिया? अब आप बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या है? एक, ये भी क्या है? एक एसिड। ठीक है, समझ आया आपको? तो ऐसे बिहेवियर शो करते हैं कौन? हमारे। फिर लेकिन जैसे हमने देखा उसमें भी एक्सेप्शंस थे, किसमें? हमारे मेटल ऑक्साइड्स में, कि सारे मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक। ऐसे ही इसमें भी एक्सेप्शन है भाई। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है, वो आप ऐसे नोट डाल के लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शंस याद करने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्या है? एक ऑफ कोर्स नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे अगर हमारी नॉन मेटल की, तो ये क्या बनाती है? हमारा वाटर। लेकिन आपको अच्छे से पता है वाटर क्या होता है नेचर में? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। ये ना एसिड होता लेकिन ना ही बेस होता, ये न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ऊपर कि रिएक्शन ऑफ non-metals विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे? ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। कौन कौन से? एसिडिक भी और न्यूट्रल भी। रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड बनाती है हमारी नॉन मेटल्स, एसिडिक प्लस न्यूट्रल। ठीक है, तो रिएक्शंस भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये हमने दोनों का बिहेवियर बता दिया, मेटल नॉन मेटल का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है कुछ जैसे आपने कभी अपनी लाइफ में दोगले लोग देखे हैं? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोगले लोग, डुअल पर्सनैलिटी? दोगले लोग समझते हो? जो उसके सामने कुछ और बिहेवियर शो करते हैं, दूसरे के सामने कुछ और, घर पे कुछ और मुखड़ा लेके घूमते हैं, फ्रेंड्स में कुछ और चेहरा दिखाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे दो मुंहे सांप। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं। तो आपने टर्म सुनी होगी कभी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बताओ। एम्फीबियन का भी वर्ड सुना? एम्फीबियन जो हमारा क्या होता है, एनिमल किंगडम होता है, उसमें एम्फीबियंस एक क्लास है। तो एम्फीबियंस वो होते हैं, एम्फी मतलब जो डुअल बिहेवियर शो करते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। जैसे कि मेंढक देखा होगा आपने, आपको कुएं में भी मिलेगा, तालाब में भी, और वो आपको जमीन पे भी, अभी गर्मी का सीजन है, टर टर करता मिलेगा बारिश के टाइम पे। तो वो एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों अपना दोनों में अपनी लाइफ करते हैं, जीते हैं। ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो क्या है, जो एसिडिक भी बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक तो वो करते ही है। ठीक है, पर वो डिपेंड करता है उनके सामने है कौन, वो किसके सामने एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, किसके सामने बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पहले तो एग्जांपल ही बता दूं, वो है कौन? वो ऐसे ऑक्साइड जो इतने डबल स्टैंडर्ड शो करते हैं। ठीक है, लिख लेना बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर। कौन कौन से?
एक तो होता है हमारा जिंक ऑक्साइड और दूसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक है। होते तो और भी है पर आपके सिलेबस में यही है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बात करें इनकी रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्या है, मान लो एसिड, इसी की ले लो आप रिएक्शन। सबसे पहले Al2O3, इसको मान लो हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। HCl क्या है, एक एसिड, तो इसने एक प्रोडक्ट बनाया दैट इज AlCl3। ठीक है, और प्लस में क्या निकला बाहर, जो भी निकला आप देख लेना, एसिड सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपको एक सोल्ट मिला और ये आपको अच्छे से पता है एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप बताओ यहाँ पे ये क्या होगा। आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में रिएक्शन देखी थी कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर यहाँ पे सोल्ट बन रहा है दैट मीन्स ये एसिड है, तो ये क्या है, एक बेस है। क्या है ये, एक बेस। चलो एक और रिएक्शन ले लेते हैं इसकी। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है सॉल्ट। अब ये हमारा सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखना, अब एक दूसरा चेहरा दिखाएगा अपना। प्लस में मान लो इसको एक बेस के साथ ले लिया हमने NaOH। ठीक है, रिएक्शन करके इसने एक प्रोडक्ट बनाया दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट AlO3, प्लस में वाटर बाहर आ गया। अब आपको अच्छे से पता है NaOH हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर मैं इसका नाम लिखूं तो एक सोल्ट है दैट इज सोडियम जिंकेट, सॉरी एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम होता है और ये एक सोल्ट होता है। क्या होता है, सोल्ट। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है और ये बेस है, तो आप खुद बताओ ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्वियसली एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट, तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एसिड। तो इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको बोल रही थी कि डिपेंड करता है कि सामने कौन है, तो वो हमारा पर्टिकुलर ऑक्साइड जो होगा वो वैसे ही प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज हमारे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो जब एसिड था तो उसने बेस वाला वो दिखाया अपना, और जब सामने उसके एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो उसने अपनी एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया। ऐसा ही आप इसकी जिंक के भी रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन करवा लो, या आप H2SO4 भी ले सकते हो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, ZnCl या फिर ZnSO4 जिंक सल्फेट, दोनों ये क्या है, सोल्ट है। और ये आपको पता था एसिड था, तो ये यहाँ पे क्या है, इसका मतलब एक बेस की तरह एक्ट किया इसने। लेकिन अगर मैं यही जिंक ऑक्साइड को एक हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो हमारा जो सोल्ट बनेगा दैट इज सोडियम ZnO3, मतलब सोडियम जिंकेट और प्लस वाटर। तो ये क्या बन गया हमारा, सोडियम जिंकेट, शॉर्ट में लिख रही हूं, ये एक सोल्ट होता है और ये आपको पता है अच्छे से एक बेस है, तो इट मींस ये क्या हुआ यहाँ पे, एसिड। अब देखो आगे से हट के बताती हूं मैं, जिंक ऑक्साइड एसिड कौन सा भी ले लो बनाएगा सोल्ट, एसिड के साथ बेस बन गया, वहीं पे हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया दैट इज NaOH, यहाँ भी इसने सोल्ट बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा कैरेक्टर शो किया इसने, एसिडिक कैरेक्टर शो किया। तो ये थे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड और इन पे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। होते बहुत सारी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो ऐसे बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, अब हमने किसके साथ रिएक्शन शो की, हमारी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हमारी मेटल्स, अब एक क्वेश्चन बीच में ये आता है, अगर मैं बात करूं कि वाई
मेटल्स लाइक जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये मैंने एक शॉर्ट भी डाली हुई है, आप देख सकते हो जाके। इनको हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपको अच्छे से पता, हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज की थी उसमें हमारी टॉप पे आती हैं कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब आप इनको ऐसे ही खुला रख दोगे तो एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। कहने का मतलब है हमारी जो मेटल है वो खराब हो जाएगी। अब भाई इतनी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनको तो फिर हम प्रिजर्व करके रखेंगे ना, हमारी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना। तो उसके लिए हम इनको या तो पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, या फिर केरोसिन ऑयल हमने क्यों लिया, बात ये आती है, जबकि ये तो इतना इनफ्लेमेबल गैस है ना, फ्यूल है, और मेटल हमारी रिएक्टिव है, आप कह रहे हो क्योंकि ये डेंसिटी में बहुत लाइट होता है, और हमारी मेटल आपको पता है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मेटल्स की, तो वो उसमें आराम से डिप कर जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये चिपचिपा नहीं होता। एक तो ये, मैं इसका आंसर लिख दूं, जो केरोसिन है ये तो लेस डेंस होता है, दूसरा नॉन स्टिकी होता है, मेटल पे चिपकेगा नहीं जब भी निकाल के आप यूज कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है वाई, मतलब रखते क्यों है, तो मतलब क्यों रखते हैं, टू प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ और मेटल विद O2। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन ना करे ताकि O2 कांटेक्ट में ना आए, बस बात इतनी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन, एक जो कॉमन सा आता है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, विच इज केमिकल रिएक्शन, विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ, किसकी, हमारी मेटल्स की। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताती हूं। अब देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, दो स्टेप का प्रोसीजर होता है, ये याद रखना आपको। मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में बाहर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जो निकल रही थी वही। ये फर्दर इसी वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन, हमारा मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जनरली हम पढ़ाते हुए बोल देते हैं कई टीचर्स की जो हमारी मेटल्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। इसमें पहले ऑक्साइड बनेगा, देन आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कैसे होगी रिएक्शन, अगर आप बात करो तो कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे कि आपकी मेटल है सोडियम या पोटेशियम, कोई भी ले लो, प्लस में वाटर, तो आप रिएक्शन क्या लिखोगे, पहले क्या बनेगा, मैंने अभी बोला मेटल ऑक्साइड बनाओ, जैसे KO बन गया या फिर सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो बाहर आ ही रही है। अब यही KO या फिर आपका सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देगा, KOH या फिर आपका NaOH। समझ आया, समझ आया, मेटल ऑक्साइड बना। बस आपको याद रखना है वाटर के साथ रिएक्शन जब मेटल करती है तो दो स्टेप प्रोसेस होती है, पहले ऑक्साइड बनेगा देन आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है ये जो रिएक्शंस होती ना, एक इनकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, बस ये आप याद रखना।
और आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस का क्या काम है? हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, ये आप सबको ही पता होगा। लेकिन फिर एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। जैसे कि अब मैं ये रिएक्शन इरेज कर रही हूं। अब देखो, आपकी कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम। तो ये आपकी पानी मिलना चाहिए कोल्ड वाटर, उससे ही रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका मैग्नीशियम। प्लेटिनम पीटी। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे लिखवाने का ये था, ये आपकी कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई ये तैयार बैठी है रिएक्शन करने के लिए, इतनी हाईली रिएक्टिव मेटल है। फिर आती है हमारी कुछ मेटल्स, जैसे कि मैं अगर बात करूं आपकी, ये मेटल ये आपकी हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेगी। क्या कर लेगी? हॉट वाटर से। लेकिन ये सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करेंगी, ठीक है। और ये तो कैसे के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगी, सॉरी, ये नो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। कौन कौन सी? अच्छा, ये भी इंक्लूडेड है भाई, सॉरी, ठीक है। देखो, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज 3 टाइप का बिहेवियर शो कर रही है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो आपका कोल्ड वाटर भी मिल जाए, वाटर मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, तुरंत रिएक्शन करेंगे। फिर आपकी आती हैं जो बीच में आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती, वो थोड़ी लेजी होती है। तो वो कहती है हमें एक मैग्नीशियम आती है जो हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, कोल्ड से तो नहीं करती, हॉट वाटर से करती है। लेकिन फिर आती है हमारी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, जो कहती है हमें ना कोल्ड वाटर चाहिए ना हॉट वाटर, हमें अकेला स्टीम चाहिए। अब आप सोच रहे होगे अच्छा स्टीम क्या है? बॉइलिंग वाटर की भी तो सेम ही टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे, जब भी तो स्टीम बनती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड हॉट वाटर? तो मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में आपका एक टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, या लेटेंट एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि आपका पानी जब 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो आपकी जो भाप में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो, क्योंकि भाई फेज चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो उसमें अब कुछ तो क्या होगा, टेम्परेचर में फर्क होगा। टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन जो कैलोरी होती है, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है, जो हीट कंटेंट है आपकी स्टीम का, वो ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं, कभी आपने सुना है घर पे माँ, मम्मी, ताई, चाची किसी से कि वो बोलते हैं कि सब्जी वब्जी बना रहे हैं या दूध उबल रहा था, उसकी भाप लग गई, वो बहुत जलाती है। जैसे एक बार मेरी मौसी का हाथ जल गया, तो वो बार बार यही लाइन रिपीट कर रही कि सब्जी बना रही थी, ढक रखा था कढ़ाई, तो उन्होंने जैसे ही खोला तो वो जो भाप एकदम निकली, उन्होंने उनका पूरा यहाँ से अंगूठा जला दिया। तो वो क्या मतलब था उसका? उसका मतलब था, वो कह रही गर्म पानी से भी ना जले, ऐसा जलन हो रही है, इतनी एक भाप ने इतना जला दिया। तो आप ये समझो कि बॉइलिंग वाटर से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एक भाप की ही, स्टीम की, ठीक है। स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट होती है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उस एक्स्ट्रा हीट को, उसने एक्स्ट्रा एनर्जी को उड़ने में अपने यूज किया है, स्टीम बनने में यूज किया है, गैसियस फॉर्म में आने में यूज किया है, ठीक है। ये आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। तो समझो फिर स्टीम, ये क्या कह रही है ये मेटल की, हम तो स्टीम से रिएक्शन करेंगे, ऑब्वियसली हॉट वाटर से ज्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसके साथ करेंगे। फिर नीचे वाली मैटर है, वो कहती है भाड़ में जाए पानी, हम रिएक्शन करेंगे नहीं, जैसे कि हमारा गोल्ड, सिल्वर, ये नहीं होते पानी के साथ इतने जल्दी रिएक्ट, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टिविटी। लेकिन एक पॉइंट निकल के आता है, अब जैसे कि मान लो आपकी सोडियम मेटल है, कौन है? सोडियम मेटल। सोडियम या पोटेशियम दोनों बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको अच्छे से पता है। वाटर के साथ रिएक्शन करके अब मैं सीधा लिख देती हूँ, मान लो KOH या फिर NaOH बन रहा है आपका,
और प्लस में। भाई एक बात याद रखो, ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक। आपको क्या पता है एक्सोथर्मिक से? पिछले चैप्टर में करवाया था, जिसमें हीट रिलीज होती है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेंगे ऑटोमेटिक, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, ये हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हीट है ना, हीट वो क्या करेगी, ये हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, आग लग जाएगी। आप सोडियम या पोटेशियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, धमाका होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो वो हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, वैसे भी आपको पता है वो आग पकड़ लेती है तुरंत। तो वो जो हीट है वो हाइड्रोजन कैच कर लेगी, आग लग जाएगी उसमें, ठीक है, और धमाके की रिएक्शन होती है। तो हम बड़ा केयरफुली करते हैं, ये आपको याद रखना। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ। कौन सी मेटल्स की? जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैं स्टीम वाला आपको एग्जांपल लिखवाई देती हूँ। स्टीम के साथ क्या बनाता है? आपकी एल्यूमिनियम और आपका आयरन। स्टीम लिखने का तरीका ये है, वाटर लिख के वो क्या लिख देगा ब्रैकेट में? गैस। देखो ऐसे, बच्चे इस गैस को देखते ही नहीं है। जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये क्या होता है? ये उसकी फेज लिखी होती है कि गैस है। एस लिखा है तो सॉलिड है, एल लिखा है तो लिक्विड है। तो जी मतलब गैस। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि वाटर के साथ अगर गैसियस इसकी रिएक्शन हो रही है आयरन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे मैं यही लिख दूं एक रिएक्शन, वैसे लिख के दिखाऊं आपको कि आपका आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? FeO बना रहा है, फेरस डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी आयरन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। सोचो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये तो बनेगा Al2O4, और ये क्या बनेगा? Fe3O4, दैट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। बच्चे क्या करते हैं, ये वाटर देखते हैं, अच्छा तो क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, लिख के ये आ जाते हैं। लेकिन फर्क है, क्या बन रहा है? Fe+H2 हमारा Fe3O4 बन रहा है। क्या बन रहा है? Fe3O4, और प्लस में हमारी हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे होती हैं प्रोडक्ट, अलग बनते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ अलग बनाता है, वाटर के साथ अलग बनाता है, Fe3O4। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। किसकी? एसिड्स के साथ। किसकी? हमारी मेटल्स की रिएक्शन। तो ये हम एसिड वाले चैप्टर में कर भी चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमारी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या? मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोडियम मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया, NaCl बन गया सॉल्ट, प्लस में वाटर बाहर आ गया, तो ये करती है सॉल्ट बनाती है हमारी, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। फिर आता है मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन। इसकी फोर्स प्रॉपर्टी अगर मैं इसी में लिखूं कि मेटल्स विद मेटल सोल्ट्स, ये अगेन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है अगर आप देखो तो। जैसे कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आपको पता है, एक मेटल सोल्ट है, उसमें से अगर कम रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी की सीरीज पे ले लो, मान लो ये सॉरी जिंक है, आपकी जिंक की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? कॉपर सल्फेट है। आप खुद बताओ क्या बनेगा, क्योंकि ये कम रिएक्टिव मेटल है, ये ज्यादा है, तो ये अपना प्रोडक्ट बना लेगी, इसको कहेगी भाग यहां से,
मैं बनाऊंगी जिंक सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट कर देगी और कॉपर अपना बाहर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बड़ी नॉर्मल सी है और ये मैंने करवा दी है, ठीक है। तो बार बार इसी को लिखने की कोई, फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है किसकी, कि भाई ये आपस में कैसी रिएक्शन शो करती है, कौन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। आपस में बहनों की लड़ाई होती है या नहीं ये देखना जरूरी है। देवरानी जेठानी से तो सब लड़ते हैं, आपस में बहनों की भी कभी लड़ाई करवानी चाहिए ना। तो यहां से एक और नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, विच इज मेटल्स। जब आपकी, सॉरी कहां गया, किसके साथ रिएक्शन करेंगी, नॉन मेटल्स के साथ, तो क्या बना देंगी, आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या चीज है, ठीक है, क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड्स। तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि हमारी जो मेटल्स होती है ना, बेसिकली ये करती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट। जैसे कि हमारी सोडियम क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, 11, तो 281। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं या फिर शेयर करती हैं। कैसे, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, कि शेयरिंग करके कौन सा कंपाउंड बनाती हैं वो, या फिर वो सीधी बात करती है, नो बकवास ले ही लेती हैं, ठीक है। देखो अब इसका कोई काम है नहीं, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब देखो, आपको हमेशा पता है कि जब भी कोई कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दैट इज जो हमारा जो लास्ट ग्रुप ऑफ मेटल है हमारी पीरियोडिक टेबल में, सॉरी मेटल कह रही हूं, हमारी जो नोबल गैसेस हैं उनका जो लास्ट शेल होती है वो नोबल क्यों है, वो इनर्ट क्यों है, वो अनरिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उनकी जो आपकी देखा होगा आपने 9th क्लास में स्टडी की थी, एटम का जो पूरा चैप्टर था कि ऐसे ऐसे शेल्स होती हैं। तो उनकी ये जो लास्ट शेल होती है ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो फुल होती है पूरी, क्या, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका 8 का। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होता है, इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट शेल भरी हुई होती है, अब वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगी नहीं, उनका कोटा, उनका पेट फुल है। अब पेट फुल है तो जरूरी थोड़ी वो खाना खाएंगी, नहीं खाएंगी ना वो खाना। तो स्विंग केस ऐसा ही होता है कि दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स उनकी एक्टिंग करते हैं, रिएक्शन मिमिक्री करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं कि हमें भी स्टेबल बनना, हमें भी इनर्ट बनना है, हमें भी कुछ नहीं वो करना। तो वो क्या करते हैं, आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन आइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। टेक्स की जगह आप गेन लिख सकते हो यहाँ। और अब ये बात है कि मेटल क्या करती हैं, जनरली लूज करती हैं, वो भी कोई ऐसे ही लूज नहीं करती, उनकी भी मजबूरी है लूज करना। क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। जैसे कि आपकी जो सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, अगर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होती है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो लास्ट शेल हुई सोडियम के केस में, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब आप बताओ इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे किसी से, 7। समझ रहे हो कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। इज इट एनर्जेटिकली पॉसिबल कि इतनी एनर्जी होती है किसी में कि कोई 7 ले लेगा, ये केमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी मजबूरी है कि ये कहेगी भाई तू 1 चल यहां से, मेरा पीछे बचा हुआ 8 है, मैं काम चला लूंगी, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या करेगी, अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये क्या बना देगी, अपना
और 8 का ऑक्टेट कंप्लीट। और ये जो चीज बनी है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है और नेगेटिव चार्ज गया है तो इसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक आयन बन गया। क्या बन गया, आयन। हालांकि 9th क्लास की पढ़ाई मैं फिर भी बता देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक आयन बन गया। आयन होते हैं 4 स्पीशीज जिसपे आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन मार गया, दे दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट, हम हो गए स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही आप और भी मेटल्स के एग्जांपल ले सकते हो। ज्यादातर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी में पड़ती है, तो उनको मजबूरी होती है, उनको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारी नॉन मेटल्स की हम बात करें तो ये क्या करती हैं, जैसे कि आप अपना कोई नॉन मेटल का एग्जांपल दो। जैसे क्लोरीन मान लो आप, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। क्या होता है, 17। तो क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब देखो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। अब आप बताओ 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है बेचारे को, एक ही की जरूरत है। दे दो यार, ले लेगा। एक तो दे भी दे सकता है ना कोई इजीली, और ये ले भी लेगा, एनर्जेटिकली पॉसिबल है, मतलब इतनी एनर्जी फिजिबल है केमिस्ट्री में। अब ये क्या करेगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, हमारा क्लोरीन एक लेके नेगेटिव बन गया, और इसका ऑक्टेट क्या हो गया नीचे, अब देखेंगे तो 288। इसके लिए आसान क्या था, इसके लिए 7 देना मुश्किल था लेकिन एक लेना आसान था। आप कंपैरिजन कर सकते हैं वैल्यू देख के। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हमारा। ये जो आयन बना है ये भी एक आयन बन गया। आयन क्या होते हैं, हमारी 4 स्पीशीज। ये बन गया हमारा एनायन, और ये होता है हमारा कैटायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। इतना समझ में आया। बात हम इसी पे आएंगे कि रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे होती है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं। एनायन कैटायन पता चला कैसे बनते हैं, एक लूज करके बनाते हैं, एक गेन करके बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक इसमें आपका टॉपिक आता है लुई डॉट स्ट्रक्चर। ये कहता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना उसको आपको डॉट की फॉर्म में दिखाना है। कैसे, अभी हम एक रिएक्शन ही कर लेते हैं साथ के साथ। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम एक मेटल है, वो रिएक्शन करना चाह रहा है किसके पास, क्लोरीन के साथ। तो आपको पता है हमारा प्रोडक्ट बनता है क्या, NaCl। लेकिन ये बना कैसे, अब हम इसको खोल के लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, 11। अभी मैंने बताया ना, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से दिखा देंगे, एक है। ठीक है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था ना, 281 हमने किया था। तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, लुई डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको आप आइदर डॉट से दिखाओ या स्टार करके दिखाओ, डॉट से दिखाओगे। ठीक है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, इतना याद रखना है, सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो ये हमने ऐसे डॉट बना दिया कि इसके पास एक है देने के लिए। अब हमारा क्लोरीन कितना था, क्लोरीन कितना था आप बताओ, 17 था क्लोरीन का, 287। क्लोरीन को एक चाहिए, तो क्लोरीन के पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, पहले तो उनको बनाओ। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 है, और एक यहां है, 7 है। अब आप देखो ये सोडियम क्या करेगा, इसको अपना एक ये इलेक्ट्रॉन कहेगा तू ले ले भाई, और तू तेरा पूरा कर और मुझे स्टेबल होने दे। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, Na प्लस जो Cl अगर हम बताएं
एक बार मैं इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही दिखा देती हूँ। ये 2 2 6 और एक ये सोडियम ने दे दिया और ये एक, तो बन गया ना इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, और कंपाउंड हमारा क्या बन गया, NaCl। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि पहली बात तो आयंस बने हैं इसको बनाने के लिए। पहली बात तो क्या बने हैं इसको, ये जब बना है तो उससे पहले आयंस बने हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 आयंस बने हैं, जब जाके कंपाउंड बना है तो उसको हम ऑब्वियसली बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। अब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन कैसे बताओगे आप। तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब एक एलिमेंट, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है दूसरे एलिमेंट को, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आयोनिक कंपाउंड से उनकी प्रॉपर्टीज पे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही होता है कि आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उनको डॉट, लुईस डॉट, तो डॉट की फॉर्म में दिखाओगे। किस में दिखाओगे, डॉट की फॉर्म में दिखाओगे। ठीक है, अब आता है हमारा कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या है। पहली बात तो मैंने अच्छे से बताया आपको कि आयंस के बनने से जो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होके, जब 2 एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, एनायन और कैटायन बनेंगे, उनके अट्रैक्शन होगा उनके बीच में और बॉन्ड बनेगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे हम। क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज। एक बात तो मैं लिख देती हूँ, जनरली क्या होते हैं ये सोल्ट्स। क्या होते हैं जनरली, सोल्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं है सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सोल्ट होते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है इनमें, मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगी, थोड़ा लाइट चल रहा है। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जैसे कि आपने नमक अपने घर में देखा ही होगा, क्रिस्टल्स होता है ना, दानेदार दानेदार होता है, देखा होगा। तो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तीसरा इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किनका, इनका आयनिक कंपाउंड का। किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा है। पहला आता है न्यूक्लियर बॉन्ड, दूसरा आता है हमारा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको आप बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इस दुनिया में। ठीक है, और इसके बाद और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ऑपोजिट चार्जेस यू नो ऑलवेज अट्रैक्ट्स, और वो बेस्ट जोड़ी बनती है। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ने मिलकर जबरदस्त क्या बनाया है, कोई रोला रब्दा नहीं रहा इनके बीच में, कंप्लीट सेटिस्फाई है दोनों ने हिसाब किताब पहले ही क्लियर कर लिया, ताकि बाद में कोई किचकिच मिचमिच हो ही ना। एक ने कंप्लीटली दे दिया, एक ने ले लिया, बात खत्म, अब लड़ाई ही खत्म। पहले से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए है कि पहले से ही क्या है, म्यूचुअल एक अच्छा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। इसी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा कि उस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा ही। ठीक है, तीसरा आपने नमक अपने घर में भी देखा है, क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर।
क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, नमक भी घुल जाता है, आसानी से देखा होगा। अब बात आती है सॉलिड स्टेट और दूसरा फिर लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट। इन्हीं की, किनकी? आयनिक कंपाउंड्स की। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में, तो ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये इसलिए बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि इनके पास नो फ्री आयंस। क्या है? फ्री आयंस ही नहीं होते। आपको पता है चार्ज स्पीशीज आयंस ही करंट कैरी करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो फ्री आयंस ही नहीं होते, सॉलिड में क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, नहीं होते। लेकिन जब लिक्विड हो या मोल्टन स्टेट में हो, तो इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप लिख सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किसमें? लिक्विड या मोल्टन स्टेज में। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। मोल्टन, जब आप नमक को घोलोगे पानी में, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, आयंस अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, तो करंट पास करवाओगे तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है वो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर विच इज मेटल्स और नॉन मेटल्स का। एक आधा चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एकदम सेकंड हाफ पे चलेंगे, विच इज मेटलर्जी, या मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं मेटल्स की, हम कैसे निकालते हैं जमीन में से, ठीक है। तो वो सेकंड हाफ ऑफ द आपका चैप्टर होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।